राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो निम्न में से महात्मा गांधी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया था? तो वह अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। तो पहली बार भूख हड़ताल आंदोलन का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने इसी में किया था। अहमदाबाद कहाँ है? तो ये भारत के एक राज्य है गुजरात। तो वहीं पर अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। तो 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को, मिल के जो मालिक थे और जो मजदूर थे, प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उन्हें प्रथम भूख हड़ताल थी। एक बार मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। तो जब गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की तो मालिक जो हैं बोनस देने के लिए रेडी हो गए थे। गांधी जी का आंदोलन सफल हो गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन लंदन में हुए थे, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वहीं पर तीनों गोल सम्मेलन हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? तो वो थे संविधान के शिल्पीकार भीमराव अम्बेडकर, आधुनिक भारत का मसीहा। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भारतीय प्रतिनिधि थे। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो 1947 में जो नेहरू की सरकार बनी थी तो उसके कानून मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 15 अगस्त 1947 को प्रथम विधि मंत्री कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इन भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कुल 7 सदस्य थे उसमें। तो किसके रहे थे? तो कानून मंत्री रहे। कब? तो 1947 में नेहरू की सरकार के कौन? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तथा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। अतीत और मध्य के बीच सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। युग दूत कहा जाता है। इतने नाम थे राजा राम मोहन राय के। सर्वप्रथम किसने अपने लेख में स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो सर्वप्रथम किसने अपने लेख में स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? तो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने अपने लेख में पहली बार मांग उठाई थी। तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, किन वस्तुओं का बहिष्कार? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1957, उसके मुख्य अंग बने थे। निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं हो सकता है? जन्म के आधार पर उन्होंने जो है इसका विरोध किया सर्वोच्चता का।
स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, 7 अप्रैल सन 1975 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ? तो आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम था मूल शंकर। 7 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। जो वैदिक धर्म था उनका पुनर्स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। किसके आधार पर? तो जन्म के आधार पर। 1857 के विरोध को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो कहने वाले थे बी.डी. सावरकर। कौन था? तो बी.डी. सावरकर कहने वाले थे 1857 की क्रांति का। तो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक एंड इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। उन्होंने स्वतंत्रता की था। निम्न में से कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हस्तांतरित कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हस्तांतरित हो गई। तो था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 1947 में क्रांति हुई और 1857 में क्रांति हुई। 1858 में जो साधन है ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश के हाथ में चला गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जो पद था इसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया, जो सीधे ब्रिटिश के जो शासक रहे वहां से। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सावरकर किससे जुड़े हैं? तो सावरकर किससे जुड़े हैं? तो हिंदू महासभा से। सावरकर किससे जुड़े हैं? तो सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को दिया जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम से पड़ी थी? तो जो भारत में प्रतिनिधि सरकार है, तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम से पड़ी थी? तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम से पड़ी थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से पड़ी थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीयों में प्रतिनिधित्व संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके तहत कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया था। तो 1861 के अधिनियम में 1861 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1861 का अधिनियम है वो भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस अधिनियम में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ हुआ। जब विधि बनाना हो, कानून बनाना, तो भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम में प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने के अधिकार भी दिए गए। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। तब जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तो भारत के गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड
लिट्टन तत्कालिक गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल सन 1876 से 1880 तक रहा। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों एवं अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल किसे कहा जाता है? तो वो काल है लॉर्ड लिट्टन का, क्योंकि उसने इतना नेतृत्व कार्य किए कि जिससे जनता वहाँ की तबाह हो गई भारत की, उसे मजबूरी में ये कार्य करना पड़ा राष्ट्रवाद के बाद। तो लिट्टन सन 1876 से 1880 की दमनकारी नीतियों ने भारत में राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो जो लिट्टन की ये खराब नीतियां थी, उसी से भारत में राष्ट्रीय एकीकरण एकजुट करने का प्रोत्साहित किया। आईसीएस के लिए लिट्टन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीयों की मांग के विपरीत थी। सन 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। यह एक शास्त्रीय अधिनियम में भारतीयों की दमन को प्रभावित किया। यह भारतीयों को दमन को बहुत अधिक प्रभावित किया। इन कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसलिए लिट्टन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर आया था, इसकी दमनकारी नीतियों के कारण। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राधिकार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राधिकार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का बना दिया? तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के द्वारा जो गवर्नर जनरल था वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण ये स्लोगन है। ये नेता वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो तो महात्मा गांधी ने। तथा इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो भगत सिंह ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। प्रकृति की ओर लौटो तो यह कथन जो है रूसो का है। प्रकृति की ओर लौटो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका निर्वाचित प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। कौन था? तो जॉर्ज यूले था। क्या नाम था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? चतुर्थ अधिवेशन 1888 में हुआ था। 1888 में इसकी अध्यक्षता की थी। ये कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी विश्वास रखते थे। तो नरमपंथी का हम विश्वास रखते थे, तो वह शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते थे। नरमपंथी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते थे। कौन? नरमपंथी, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन का प्रमुख पद्धति वामबंध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, उनकी भागीदारी, उदार नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा जाता है।
भारत को औपनिवेशिक स्टेट दिए जाने की मांग किसने की थी? तो भारत को औपनिवेशिक स्टेट दिए जाने की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने औपनिवेशिक स्टेट। दादा भाई नौरोजी ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो कि 1892 ईस्वी में उदारवाद दल की ओर से फिशबरी को ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। तो दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास 1855 से 1869 ईस्वी के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की। दादा भाई नौरोजी और अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग रखते रहे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कहाँ के संसद चुने गए? ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे। कहाँ के? फिशबरी से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन से वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? बाल गंगाधर किससे संबंधित नहीं है? तो बाल गंगाधर का संबंध किससे नहीं है? तो ये नरम पंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे नरम पंथियों से संबंधित नहीं थे। ये नरम पंथी से संबंधित नहीं थे। ये जो गरम दल के नेता थे ये नरम दल के उद्देश्यों तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। ये बात सही है। इन लक्ष्यों को प्राप्त के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे। हाँ, ये हिंसा में और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे। इन्होंने मराठी में केसरी तथा अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रारंभ किया था। तो ये भी बात सही है। इन्होंने मराठी में केसरी, तो केसरी किसका समाचार पत्र? तिलक का है। तो मराठी में केसरी तथा अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के नेतृत्व की आवेदन तथा निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के अंदर में आंदोलन किया और बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे। नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे। यह कथन गलत है। शेष अन्य विकल्प सही, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक है ये नरमपंथी से नहीं, ये गर्मपंथी में विश्वास रखते थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। उदारवादी नेताओं में किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? तो चांदी की वाणी वाला वक्ता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी वाली वाणी का वक्ता कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे। उन्होंने गोखले जो हैं भाषण कला में अत्यधिक निपुण थे। गोखले जी ने इस भाषण कला का इतना अधिक ज्ञान था कि ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। कि गोखले जी ने इस भाषण की कला का ज्ञान जो है ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक जो एक एडमंड बर्क था, जिसने राजनीतिक दल की सबसे पहले परिभाषा दी थी, इंग्लैंड का रहने वाला था एडमंड बर्क, उसी से प्राप्त किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने बर्क की जो पुस्तक थी रिफ्लेक्शंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर लिया था। उससे भाषण कला और रूढ़िवादिता को ग्रहण किया था। गोखले ने संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरह से निर्वहन करते थे। तो जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनकी पूरी तरह से निर्वहन करते थे। वह जिस समय भारतीय
वह जिस समय भारतीय सदन में भाषण देते थे उस वक्त पूरा सदन शांत होकर उनके विचार सुनता था। वे महान संसदवेत्ता थे और लॉर्ड कर्जन ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की। कर्जन के शब्द में, मैंने आज तक किसी भी जाति में गोखले जैसे संसदीय परंपराओं का सम्मान और पालन करने वाले योग्य वक्ता नहीं देखा। गोखले के इस चातुर्य वाक्पटु के कारण इन्हें चांदी वाला वक्ता कहा जाता था। वाक्पटु के कारण चांदी वाला वक्ता कहा जाता था। महात्मा गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी को द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया गया था। किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोखले ने अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास करते थे। उनको पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान राजनीतिक उत्तेजना के वाडंबरों से नहीं हो सकता है। वह साध्य और साधन दोनों में पवित्र विश्वास रखते थे। गोखले ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। तो गांधी जी भी शांत स्वभाव के थे, गोपाल कृष्ण भी शांत स्वभाव के थे दोनों। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1905 में बने थे। कब बने थे? तो 1905 में बने थे। 27 से 30 दिसंबर 1905 के मध्य वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई और इस अधिनियम में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ रहा। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी तथा बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तब कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। किस आंदोलन की? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। पारित हुआ स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी साध्वी समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लाला हृदयाल युगांतर सर्कुलर ये सम्मिलित है। और फिर खुदीराम बोस जॉर्ज किंग्सफोर्ड ये भी सम्मिलित है। तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका तारकनाथ। और लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर खुदीराम बोस जॉर्ज किंग्सफोर्ड। जबकि बारिंद्र कुमार घोष ढाका संयंत्र अभियोग, तो ये संबंधित नहीं है ढाका संयंत्र अभियोग। तो बरिंद्र कुमार घोष का संबंध ढाका संयंत्र अभियोग से नहीं है। बरिंद्र कुमार 1907 में क्रांतिकारी गतिविधि के लिए मणिक तल्ला पार्टी का गठन किया था। तो मणिक तल्ला पार्टी का गठन किया था 1907 में। वह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। सन 1908 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। इसके बाद वे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। मृत्यु दंड दिया गया था, बाद में इनके अपराध को इनके आजीवन कारावास दे दिया गया था।
बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रभावी रहा? तो बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कौन सा आंदोलन प्रभावी रहा? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य जो था, तब बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। बंगाल विभाजन का जो रियल पर्पज था, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना को क्या करना? रोकना। ये बंगाल विभाजन का उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था बंगाल विभाजन का। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था। क्या बताया था? तो ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या बताया? कहा प्रशासनिक सुविधा। इसका हम विभाजित कर देते हैं, इससे प्रशासन जो है अच्छी प्रकार से चलेगा। परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था कि ये सब बिखर जाएंगे, इससे राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाएगी। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। इसीलिए जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 के अधिनियम को जाना जाता है, मार्ले मिंटो। तो नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। कब? 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने भारत के राज्य सचिव नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? तो राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मिंटो को नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो को भारत में सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचार से सहमत थे। उनके द्वारा किए गए सुधार को इसलिए मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो उदारवादी व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय प्रशासन में सुधार का समर्थक थे। जो मार्ले थे उदारवादी विचार के व्यक्ति थे, भारतीय प्रशासन के सुधार से संबंधित थे। मार्ले मिंटो तमाम खामियों के बावजूद भी भारतीय की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। बहुत अच्छा सोचता था लेकिन भारत के लिए अच्छा साबित नहीं हो सका। भारतीयों की मांग थी कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो पूरी नहीं हो सकी। लॉर्ड मिंटो सुधार की एक बहुत बड़ी कमी थी कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व देना, इसी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया था 1909 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। कब रद्द किया गया था बंगाल विभाजन? तो 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य व जॉर्ज पंचम और महारानी भारत आगमन हुआ। उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसके स्वागत में? तो जॉर्ज पंचम और महारानी के आगमन पर। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा कर दी तथा साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा उड़ीसा और बिहार को भी इससे अलग कर दिया गया। होम रूल आंदोलन किससे संबंधित है? तो होम रूल आंदोलन तिलक से संबंधित। किससे संबंधित है? तो तिलक से। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम लीग आंदोलन की स्थापना की। कहाँ की था? पूना में होम रूल आंदोलन की अप्रैल 1916 में। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेपटिस्टा थे। बेपटिस्टा थे और सचिव NC केलकर थे। सचिव कौन था?
LC केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग की कमेटी के सदस्यों में GR खापर्डे और BS मुज्जे तथा BS मुज्जे और RB करंदीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बरार तक फैला था। केवल बम्बई को छोड़कर तो कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में बरार तक फैला हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट सितंबर 1916 में तिलक ने 5 महीने बाद मद्रास में होम रूल की स्थापना की। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की, लेकिन सितंबर उन्होंने अप्रैल में स्थापना की थी। तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए सुशासन। होम रूल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए सुशासन। किसके लिए सुशासन? भारत के लिए। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य सुशासन की स्थापना करना था। तिलक ने अप्रैल 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। और तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को भी स्वराज की मांग में जोड़ दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी।